तो इसमें ये 3 टॉपिक्स हमने आज बेसिकली डिस्कस करने हैं। नंबर 1 मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, नंबर 2 है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर 3 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीटिंग्स से। कोई भी बिजनेस करना हो खास तौर पे एक डेमोक्रेटिक वे में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर मीटिंग्स हो और उनके प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हो और उन प्रोसीडिंग्स और मीटिंग्स का प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रखा जा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131, उसका नाम है स्टेचुटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी। स्टेचुटरी मीटिंग जो होती है कंपनी की, वो कंपनी की लाइफ में एक मर्तबा होना ज़रूरी होता है। जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी इस्टेब्लिश होती है, सबसे पहली जो कंपनी की मीटिंग होती है उसे हम स्टेचुटरी मीटिंग कहते हैं। ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि विद इन 180 डेज या विद इन 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक मीटिंग कॉल करेगी, उसे हम स्टेचुटरी मीटिंग जो है वो कहेंगे। तो इसमें एक और बात है वो ये कि अगर तो शुरू में एक एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, तो उस सूरत में फिर स्टेचुटरी मीटिंग कॉल करना ज़रूरी नहीं होगा। स्टेचुटरी मीटिंग एक मर्तबा कॉल की जाएगी, लेकिन अगर पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है कंपनी की डिसाइड हो चुकी है और वो पहले ही हो चुकी है, तो उस सूरत में स्टेचुटरी मीटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की ये है कि मीटिंग से पहले एक नोटिस इशू किया जाएगा और वो जो नोटिस होगा उसमें गैप होगा 21 डेज का। यानी मीटिंग के 21 डेज से पहले जो है वो नोटिस सर्व करना लाजमी है, ताकि जो कंपनी के मेंबर्स हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको इस मीटिंग के बारे में वेल इन टाइम पता चले, बिफोर 21 डेज। अगर मीटिंग हम सपोज करते हैं कि 21 अक्टूबर को आपने कॉल करनी है, तो उसके लिए आप नोटिस भेजेंगे 1 अक्टूबर को, ताकि 21 डेज का जो है वो गैप वहाँ पे मौजूद हो। अब पॉइंट नंबर 3 में या सबसेक्शन 3 में ये क्लियर किया गया है कि स्टेचुटरी रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी उस मीटिंग के दौरान, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। स्टेचुटरी मीटिंग का बेसिक पर्पज ये होगा कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जिसे हम स्टेचुटरी रिपोर्ट कहेंगे। उस रिपोर्ट के तहत जो है वो बताया जाए कि कंपनी ने कितने शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए हैं, और कंपनी के जो टोटल कैश अभी तक रिसीव हुआ है वो कितना हुआ। हो सकता है कि कंपनी के 50 लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया हो कि वो कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से अगर 40 लोगों ने शेयर के अमाउंट पे की है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल बताना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि कितने लोगों ने जो है वो अभी तक शेयर की अमाउंट पे कर दी है। इसी तरह कंपनी में कितनी अभी तक वसूलियाँ हो गई हैं, या कंपनी में कितनी पेमेंट्स जो है कंपनी ने कर दी हैं। विद इन 15 डेज जो है इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। और इसी तरह स्टेचुटरी मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स के नेम, उनके पार्टिकुलर्स बताए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इन तमाम के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी स्टेचुटरी रिपोर्ट में, जो स्टेचुटरी मीटिंग में तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई चेंज आ जाता है किसी ऑफिसर में, सेक्रेटरी को चेंज कर दिया जाता है या ऑडिटर्स चेंज हो जाते हैं, लीगल एडवाइजर्स या डायरेक्टर्स, उस सूरत में चेंज जो होगा वो यहाँ पे बताया जाएगा। स्टेचुटरी मीटिंग में क्लियर किया जाएगा कि ये ऑफिसर जो है वो चेंज हो चुके हैं। अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन की है किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी इदारे के साथ, तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो भी स्टेचुटरी मीटिंग के दौरान स्टेचुटरी रिपोर्ट में तैयार की जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स थे स्टेचुटरी मीटिंग के, जो कि स्टेचुटरी रिपोर्ट में की शक्ल में जो है वो तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो अगर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसकी डिटेल्स भी बताना पड़ेंगी। कमीशन और ब्रोकरेज, अगर कंपनी शेयर्स के सेल करने के हवाले से किसी को अपॉइंट करती है और वहाँ पे कमीशन देती है ऐसे शख्स को, या मार्केटिंग के कोई काम करती है, तो उसमें की जो डिटेल्स हैं, कितना कमीशन कंपनी ने पे करना है, या अगर ब्रोकर हायर करती है तो ब्रोकरेज कितना उसको पे किया जाएगा,
इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स है वो भी तैयार की जाएंगी। और उसमें जो है ये जो रिपोर्ट होगी स्टेचुटरी जिसका हमने जिक्र किया जिसमें ये सारे कंटेंट्स होने चाहिए, उस रिपोर्ट को सर्टिफाई करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं हुआ या फिलहाल मौजूद नहीं है तो उस सूरत में जो उसके बाद डायरेक्टर है वो आ सकता है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एक और डायरेक्टर भी होना चाहिए, यानी कम से कम दो लोग जो हैं कंपनी के जिम्मेदारान वो इस रिपोर्ट को सर्टिफाई करेंगे। और इसके अलावा जो है वो अब सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक जो भी मामलात हैं उन तमाम मामलात को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके जो है वो मेंशन किया जाएगा स्टेचुटरी रिपोर्ट में। इसी तरह जो है जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हो गए हैं, जो रिसीट्स कंपनी को मिल गई हैं, वसूलियां हो गई हैं, उनकी जो है वो डिटेल्स भी बताई जाएगी स्टेचुटरी रिपोर्ट में। जब ये स्टेचुटरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ये स्टेचुटरी रिपोर्ट जो है ये डिलीवर की जाएगी रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में। तो स्टेचुटरी मीटिंग में जो रिपोर्ट तैयार होगी दैट वुड बी स्टेचुटरी रिपोर्ट। उसमें कंपनी की फॉर्मेशन से लेके ऑनवर्ड अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कंपनी ने जो पेमेंट्स किए हैं, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस किए हैं, कंपनी ने जो भी अभी तक लीगल ट्रांजैक्शंस किए हैं, लीगल बिजनेस किया है, उसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में भेजी जाएगी। और इसी तरह डायरेक्टर साहब जो हैं वो एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें तमाम मेंबर्स के वो डिटेल्स वगैरह मौजूद होंगी। और जो कंपनी की फॉर्मेशन से मतलब जो भी मामला से रिलेटेड है वो रिपोर्ट की शक्ल में फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। अब एक बात और की गई है सब सेक्शन 9 में वो ये कि अगर एक मीटिंग के दौरान ये जो हमने मामला डिस्कस किए एक कंप्लीट नहीं हो पाते या ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं हो पाती तो मीटिंग एडजर्न हो सकती है। मसलन 1 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी लेकिन अभी वो तमाम मामला डिस्कस नहीं हो पाया, टाइम खत्म हो गया, तो मीटिंग जो है वो अगले दिन के लिए या उससे अगले दिन के लिए एडजर्न हो सकती है। तो एक से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स हो सकती हैं। 2 दिन में मीटिंग मुकम्मल हो सकती है, 3 दिन में मुकम्मल हो सकती है कि वो जो इम्पोर्टेंट मैटर्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनका कंप्लीट होना, उनका डिस्कस किया जाना ज़रूरी है। अब सब सेक्शन 10 ये कहता है कि ये जो है हमने ऊपर डिस्कस किया मामला, ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे उस पब्लिक कंपनी पे जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। एक पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स हों उनके लिए तो स्टेचुटरी मीटिंग ज़रूरी है, लेकिन ऐसी पब्लिक कंपनी जो बाद में प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए स्टेचुटरी मीटिंग तो वो ज़रूरी नहीं। अब सेकेंडली ये कहा गया है कि जो हमने स्टेचुटरी मीटिंग के ऊपर डिटेल्स डिस्कस की हैं, तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो स्टेचुटरी मीटिंग कॉल नहीं करती, ना ही स्टेचुटरी रिपोर्ट तैयार करती है, उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी जो कि लेवल 2 के मुताबिक होगी। अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है, तो उसको लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। तो स्टेचुटरी मीटिंग के बाद स्टेचुटरी मीटिंग जो है वो कंपनी की लाइफ में एक मर्तबा होना ज़रूरी है। और स्टेचुटरी मीटिंग के बाद ऐसी मीटिंग जो एनुअली होती है और ये हर साल होना लाजमी है, ऐसी मीटिंग को हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है विद इन 16 मंथ्स, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स के अंदर मीटिंग कॉल की जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग। और उसके बाद जो है हर साल जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ करेगी। और एनुअल जनरल मीटिंग से मतलब जो रिपोर्ट है वो कमीशन को भेजी जाएगी या रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर किसी वजह से एनुअल जनरल मीटिंग लेट हो जाती है, टाइम चाहिए, कोई मजबूरी बन गई कंपनी की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कमीशन को कि उस मीटिंग का जो है ना वो टाइम उन्हें दिया जाए। तो कमीशन जो है वो 30 डेज का मैक्सिमम टाइम एक्सटेंड कर सकता है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अगर एनुअल जनरल मीटिंग का डेट फिक्स थी और उस डेट को एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकी, 1 साल का दौरान गुजर चुका है, उस सूरत में वो कमीशन को अप्लाई कर सकती है कि उन्हें टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वो
मज़ीद टाइम में मीटिंग कर सके, तो कमीशन जो है वो 30 डेज़ तक का जो है वो टाइम उनको दे सकते हैं। और जो लिस्टेड कंपनी होगी, ज़रूरी है कि उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे वो कंपनी बनी है, मसलन लाहौर में कंपनी है, उसका लाहौर में ऑफिस है, इनकॉर्पोरेशन भी लाहौर में हुई कंपनी, तो वो जो मीटिंग है वो भी लाहौर में ही होनी चाहिए। ये ज़रूरी है लिस्टेड कंपनी के हवाले से। और मीटिंग से पहले जो है वो नोटिस भेजा जाएगा, और जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, उनको नोटिस भेजा जाएगा। जैसे कि स्टेटरी मीटिंग के लिए नोटिस जो हमने डिस्कस किया था 21 डेज का होना चाहिए, सेम फुटिंग पे एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो भी 21 डेज का होगा। तो 21 डेज का नोटिस जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो जो लिस्टेड कंपनीज के हवाले से चंद एक और फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो ये कि लिस्टेड कंपनी की जो मीटिंग है, इसका जो नोटिस है वो बाकायदा तौर पे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एटलीस्ट और एक उर्दू न्यूज़पेपर में जो है वो भी पब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि जो ये कंपनी है इसकी मीटिंग्स जो है वो बाकायदा तौर पे हो रही और फलां डेट को होंगी। लेकिन सब सेक्शन 4 में ये क्लियर कर दिया गया है कि इस सेक्शन का इतलाक जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी पे नहीं होगा, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही शख्स होता है जो कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी का शेयर होल्डर होता है, कंपनी का मेंबर होता है। लिहाजा उस सूरत में ये जो फॉर्मेलिटीज हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ये फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। अगर कंट्रवेंशन होती है, डिफ़ॉल्ट होता है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल नहीं की जाती, या उसका नोटिस टाइमली नहीं भेजा जाता, या अखबारात में जो है पब्लिश होना ज़रूरी था मीटिंग का नोटिस वो नहीं होता, तो उस सूरत में लिस्टेड कंपनी को जो है पेनल्टी पे करना पड़ सकती है, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लेवल 2। तो लेवल 2 के मुताबिक जो है उसे जो पनिशमेंट होगी उसे पे करना पड़ेगा। और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है, तो उसको जो है वो लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अब जहाँ तक मीटिंग और वोट्स की बात है, तो मीटिंग का जैसे नोटिस दिया जाता है उसके बाद मीटिंग कॉल कर ली जाती है, और ये नोटिस दिया किनको जाएगा? जो कंपनी के तमाम मेंबर्स हैं उनको दिया जाएगा। ये नोटिस दिया जाएगा कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स को, और ये जो नोटिस है ये दिया जाएगा उन तमाम लोगों को जिनका राइट है कि वो शेयर्स वगैरह ले सकें। इसके अलावा ये नोटिस जो है वो ऑडिटर्स को भी दिया जाएगा। कंपनी के जो, अगर एक लफ्ज़ में हम बात करें ना कि नोटिस किनको दिया जाएगा, तो स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, उन तमाम को कंपनी का नोटिस दिया जाता है, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, या शेयर होल्डर्स सर आपकी आवाज कम आ रही। हैं। अच्छा, मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं, इन तमाम को जो है वो नोटिस इशू किया जाएगा कंपनी की मीटिंग से पहले। और सर इस, आपकी आवाज कम हो गया है ऐसा ऐसा। अच्छा, अच्छा, तो मैं ये दोबारा स्टूडेंट्स आपको, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं अभी बेटा खामोश था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ कम है कि मुझे दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और उसमें अगर पेड अप कैपिटल जो है वो कुछ मेंबर्स का 10% है, उस सूरत में ऐसे जो मेंबर्स हैं वो बजाय इसके कि मीटिंग में फिजिकली वहाँ पे मौजूद हों, वो ये कह सकते हैं कि हमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, कि जो मीटिंग है वो वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकती है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो अब करंट रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आप जानते हैं हालात भी कुछ ऐसे बने, तो उस सूरत में वीडियो लिंक्स के जरिए अगर मीटिंग्स होंगी तो ज़ाहिर बात है फ्रूटफुल होगा, और लोगों को दूर दराज इलाकों से नहीं आना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम सपोज करते हैं इस्लामाबाद में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसके कुछ मेंबर्स मुल्तान में रहते हैं, कुछ कराची में रहते हैं, बजाय इसके कि वो मीटिंग के लिए इतने फासले से आए और उनके पास शेयर्स की एक अच्छी खासी तादाद हो, जैसा कि 10% का कहा गया है, तो अगर उनके पास 10% तक की शेयर्स हैं तो उनको आने की फिजिकली जरूरत शायद नहीं होगी, बल्कि वो वीडियो लिंक के जरिए भी जो है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अच्छा, काइंडली मुझे बताएं कि मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है, अभी भी कम है? प्लीज मुझे। यस सर, ये बहुत सर सही यार आ लग रही रहा है आप सर, ठीक है, क्लियर है। आप क्लियर। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर अच्छा, पहले एकदम वो स्लो हो गई थी एकदम इसको। जी जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल सर मीटिंग। क्वेश्चन एक। जी प्लीज करें। सर, एक बंदे के पास तकरीबन कितने परसेंट शेयर्स हों कंपनी के तो वो स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड हो जाएगा? कम से कम एक बंदे के पास अगर एक वो शेयर होना तो कंपनी का स्टेक होल्डर बन जाए। सर तो वो शेयर होल्डर में नहीं आएगा, फिर स्टेक होल्डर पे तो आप वो इंटरनल ऑपरेशंस में भी इंक्लूड होता है कंपनी के। जी जी, जहाँ तक है ना स्टूडेंट्स बात है स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर वो है जिसका कि कंपनी के साथ किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, वो होता है स्टेक होल्डर। ठीक है ना, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो शेयर होल्डर ना भी हो, तब भी वो स्टेक होल्डर है। लेकिन जो होता है ना स्टॉक होल्डर, STOC के स्टॉक होल्डर, बेसिकली वो कंपनी का ऐसा वो शख्स होता है, स्टेक ऐसा स्टेक होल्डर होता है जिसका कंपनी के जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ ताल्लुक होता है, जिसको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो जो टर्म है ना स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर, इसमें एक डिफरेंस है। तो जिसका कंपनी के साथ, अब जैसा कि ऑडिटर है कंपनी का, उसके पास कंपनी के शेयर नहीं होंगे। कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है उसके पास कंपनी के शेयर नहीं होंगे, लेकिन उनका कंपनी के साथ जो है वो बड़ा एक गहरा जो है वो ताल्लुक होगा। इस लिहाज से उनका कंपनी में एक इंटरेस्ट होगा, जो कि शायद फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट जो है किसी न किसी शक्ल में हो सकता है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है, डिविडेंड्स की बात है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स की बात है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात है, डायरेक्टर्स के इलेक्शन की बात है, ये तमाम मामला जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और इनको हम स्पेशल जो है मामला नहीं कहते, बल्कि ये रूटीन के मामला होते हैं जो एनुअली कंपनी ने फाइनल करने होते हैं। स्पेशल बिजनेस वो होता है जिसमें इसके अलावा जो है वो मामला जो है वो डिस्कस किए जाएं, जो हमने ये अभी बताए हैं। इनके अलावा कोई मामला अचानक कोई प्रॉब्लम बन जाता है, कोई मसला बन जाता है, उस उसमें डिस्कस किया जाए, उसको हम स्पेशल बिजनेस कहेंगे। जो हमने ऊपर कहा ये स्पेशल बिजनेस में नहीं फॉल करता है। कंपनी के जो लोग हैं वो कंपनी की मीटिंग में इलेक्शन के दौरान खुद पर्सनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंडली वीडियो लिंक के जरिए कर सकते हैं। और बाय प्रॉक्सी, बाय प्रॉक्सी का मतलब ये कि वो अगर किसी वजह से मीटिंग में खुद नहीं जा सके या नहीं जा रहे, तो उस सूरत में ऐसे हो सकता है कि वो लोग जो है वो किसी नुमाइंदे को मुकर्रर कर दें, उनको बकायदा ऑथोराइज करें थ्रू स्टैम्प पेपर या थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। वैसे जो शख्स होंगे वो प्रॉक्सी कहलाएंगे। सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो मीटिंग की प्रिजाइडिंग की बात है, हमेशा जो चेयरमैन होंगे बोर्ड के वो कंपनी की मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे। और मीटिंग का टाइम अगर 8 बजे है तो 15 मिनट तक वेट किया जाएगा चेयरमैन साहब का। अगर चेयरमैन साहब आ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज जो है वो किसी और शख्स को चेयरमैन मुकर्रर किया जा सकता है फॉर द टाइम बिंग। या अगर कोई शख्स विलिंग नहीं है चेयरमैन के तौर पे मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए, उसकी जगह पे अगर कोई और डायरेक्टर है उसको इलेक्ट किया जा सकता है चेयरमैन के तौर पे। मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि एक शख्स को जो है कंपनी की मीटिंग को प्रिजाइड करना था एज अ चेयरमैन, लेकिन अगर वो विलिंग नहीं है, या वो लेट हो गए हैं, या वो नहीं आ सके, या वो नहीं आना चाहते, या वो प्रिजाइड नहीं करना चाहते, तो लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स मौजूद है मीटिंग में, उनमें से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाएगा एज चेयरमैन। और चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद जो है उनकी प्रिजाइडिंग में जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड है कि वोटिंग की जहां तक बात है, जिस बंदे के पास जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से उसके पास उतनी वोटिंग पावर है। ये बात आपको माइंड में रखना होगी कि अगर एक बंदे के पास कंपनी के 10% शेयर्स है, इट मीन्स दैट कि वो इलेक्शन में 10% तक अपने वोट को कास्ट कर सकता है। शेयर होल्डर वो होगा जिसके पास कंपनी का कम अज कम एक शेयर है, लेकिन वोटिंग पावर उससे डिफरेंट है। वोटिंग पावर से मुराद ये है कि एक बंदे के पास जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से वो इलेक्शन में अपने वोट कास्ट कर सकता है। हम सपोज करते हैं अगर ये कहा जाए कि जिसके पास एक वोट है वो एक शेयर कास्ट कर सकता है, और सॉरी, एक जिसके पास एक शेयर है वो एक वोट कास्ट कर सकता है, जिसके पास 10 शेयर्स हैं वो 10 वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वो इस हिसाब से जो है इस प्रोपोर्शनेट के साथ जो है वो वोट जो है वो
कॉस्ट करेगा। लेकिन ऐसी कंपनीज जहाँ पे शेयर नहीं होता, जैसा कि गारंटी लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस सूरत में जो हर मेंबर है वो सिर्फ एक वोट कास्ट कर सकेगा। यहाँ पे ये बात याद रखना है। और वोट की कास्ट के लिए जो है वो पर्सनली भी वोट कास्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द पोल, थ्रू प्रॉक्सी भी हो सकता है और थ्रू वीडियो लिंक भी हो सकता है। इवन अगर कमीशन इजाजत दे दे तो थ्रू पोस्टल बैलेट भी जो है वो वोट कास्ट हो सकता है। और इस वोट कास्ट का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन होता है डायरेक्टर्स का, तो उस सूरत में जो वोट कास्ट करने का तरीकाकार है वो यहाँ पे ये बता दिया गया है। और अगर डिफॉल्ट करती कोई कंपनी, जो हमने ऊपर मामला डिस्कस किए, उसमें वोट नहीं कास्ट होता या उसके मिनट बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होते, और जो मामला थे मीटिंग के हवाले से, तो लेवल 3 के मुताबिक जो लिस्टेड कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। अगर तो कोई और कंपनी है, उस सूरत में उसको लेवल 2 के मुताबिक जो है वो फिर पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग है, बेसिकली इसमें भी 21 डेज का नोटिस होना ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो मामला तो स्पेशल डिस्कस किए जाते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो मामला डिस्कस नहीं किए जाते जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं। तो लिहाजा 3 तरह की मीटिंग्स है, स्टेचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। जो मामला स्टेचुटरी मीटिंग में नहीं फाइनल हो सके, जो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं फाइनल हो सके, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में फाइनल होंगे। मसलन कंपनी अचानक जो है वो चेंजेस कर रही है, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया, बढ़ाना चाहती है, तो जब ये कंपनी चेंज करना चाहती है तो इसके लिए स्टूडेंट्स मुझे बजाय स्टेचुटरी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, एनुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा। जी, कंपनी चेंज करना चाहती है सर? शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, उस सूरत में तीनों में से कौन सी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी? अचानक एक इशू आ गया, अचानक आ गई जी ये मसला। सर एनुअल जनरल मीटिंग। नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू आ गया। एनुअल, क्योंकि वो शेयर की प्राइस किसी भी टाइम वो बढ़ाना चाहेंगे तो फिर वो उसको एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल दुरुस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर वो किसी भी टाइम इस तरह का मसला आ जाता है या उस शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर ऑडिटर अपॉइंट करने हैं तो कौन सी मीटिंग कॉल की जाएगी रूटीन में? वो तो एनुअल में ही। अच्छा, एनुअल जनरल। एनुअल जनरल मीटिंग में। डायरेक्टर्स का इलेक्शन होने जा रहा है, जो हमने भी डिस्कस किया है, वो कौन सी मीटिंग में होगा? एनुअल। एनुअल। ये भी एनुअल। एनुअल, शाबाश, ठीक है, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर है, शाबाश। सर जी जी प्लीज। सर शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका स्टेक होल्डर का यही मतलब है कि जिसका किसी तरह का भी लिंक हो कंपनी के साथ। जी बेटा, शेयर होल्डर को हम स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो शेयर होल्डर है, ये टर्म एक, इसका स्कोप लिमिटेड है, और जो स्टेक होल्डर है ना, इसका स्कोप जो है वो कंपैरेटिवली वास्ट है। क्योंकि शेयर होल्डर का ताल्लुक जो है कंपनी की इन्वेस्टमेंट की हवाले से होता है, और जो स्टेक होल्डर के लिए ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट के हद तक ही हो। मसलन जो कंपनी के हम कहते हैं लीगल एडवाइज़र हैं या जो ऑडिटर हैं, उनका कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कौन से लोग डायरेक्टर नहीं हो सकते? आई थिंक ये आपके लिए सिंपल होगी बात। माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता कंपनी का जो है वो डायरेक्टर, या जो इंसॉल्वेंट करार दिया गया हो या उसका केस पेंडिंग हो अभी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ऐसा बंदा नहीं हो सकता। या जिसको अदालत ने कन्विक्ट कर दिया हो, सजा दे दी हो, तो सजा याफ्ता शख्स जो है वो कंपनी का आमतौर पर डायरेक्टर नहीं हो सकता। या जिसको ऐसा ओहदा रखने के हवाले से कानून में मना कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2017 में, या जिसके अंदर वो फिडुशियरी बिहेवियर लैक करता है, यानी उसके अंदर वो अमानत वाला मामला नहीं है, या जो शख्स जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, जो टैक्स पेयर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आमतौर पे कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता आमतौर पे। मैं वो ये जो वर्ड आमतौर पे कह रहा हूँ ना, उसकी रीज़न ये है
कमीशन में ग्रांट एग्जम्पशन। हमने जो मामले के ऊपर डिस्कस किए हैं या जो हम नीचे भी डिस्कस करने जाएंगे, अगर कमीशन चाहे तो वो एग्जम्पशन ग्रांट कर सकता है किसी सूरत में। यार अगर कोई ऐसा मामला लगे कि कमीशन समझे कि नहीं इसको डायरेक्ट होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट हो सकता है कमीशन जो वो एग्जाम कर सकता है। इसी तरह जो शख्स कंपनी का मेंबर नहीं है, वो कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। और इसी तरह जो है ये मामला उसमें अप्लाई नहीं होते हैं। जैसा कि नॉट अ नेचुरल पर्सन, कि जो नेचुरल पर्सन नहीं वो कंपनी का आमतौर पर ना डायरेक्टर नहीं बन सकता। या कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या करेक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे तशवीश हुई थोड़ी सी कि नेचुरल पर्सन वो डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन जो नेचुरल पर्सन नहीं वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये क्या बात है? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा इस कंफ्यूजन को प्लीज? सर डायरेक्टर वही बनेगा जिसको पता है कंपनी के मामलात के बाहर से किस तरह आप बना सकते हैं किसी को जिसे कुछ पता ही नहीं है कंपनी के बारे रजिस्टर बात है कि रजिस्टर नेचुरल पर्सन जो है वो बन सकता है, जो नेचुरल पर्सन नहीं है वो नहीं बन सकता। अच्छा, ये हम नेक्स्ट, मुझे रिमाइंड करेगा नेक्स्ट लेक्चर में ना, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है? तो याद रखिएगा कि लॉ में दो तरह के पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। कंपनी को रन करने वाले जो पर्सन होते हैं दैट आर नेचुरल पर्सन, इंसान कंपनी को चलाते हैं। कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कंपनी को भूख लगी, कंपनी ने खाना खाया। आप ये सुन सकते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर को भूख लगी और उसने खाना खाया, लेकिन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। कंपनी अपने मुकदमे को डिफेंड करती है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि वो पर्सन है। लेकिन वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, लोग, वो लोग जो हैं वो नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। तो नेचुरल पर्सन कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो जाहिर बात है फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। जो ब्रोकरेज के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये वो सूरतें हैं जिनमें डायरेक्टर नहीं बन सकते लोग। अब इसी तरह कमीशन किन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि डायरेक्टर बनने के हवाले से? कि ऐसा शख्स जिसको सजा हुई है, कमीशन जो है वो कह सकता है कि ऐसा शख्स जो है 5 साल के लिए कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, जो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है। या ऐसा शख्स जो बार बार डिफॉल्ट कमिट कर रहा है, एक मरतबा डिफॉल्ट हुआ, कमीशन ने उसको पेनल्टी के लिए कहा, उसने पेनल्टी पे करके दोबारा फिर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। या ऐसा शख्स जो है जिसके हवाले से कोई और एलिगेशंस हैं, या वो अकाउंट नहीं प्रॉपर सबमिट करवा रहे, या कोई और डॉक्यूमेंट या कोई रिटर्न वगैरह नहीं सबमिट करवा रहे, बल्कि उसमें वो डिफॉल्ट कमिट करते जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं थ्रू द कमीशन। ऐसा शख्स जो कि कंपनी का डायरेक्टर हो और वो इंसॉल्वेंट करार दे देगा किसी भी वक्त, तो जैसे वो इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए डायरेक्टर, कमीशन के इल्म में ये बात आ जाए, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और ऐसा शख्स जिसको धोखाधड़ी की वजह से जिसका एटीट्यूड जो है वो धोखाधड़ी पे मबनी हो, अपने क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ या किसी और शख्स के साथ, तो ऐसे शख्स को भी जो है वो डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा शख्स जो कि फ्रॉड का मुर्तकब हो, मिसफिजेंस का या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुर्तकब हो, तो ऐसे शख्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो हमने मामला तो ऊपर पड़े बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, कि जो शख्स कन्विक्टेड हो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व हो, इलीगल डिपॉजिट्स में इन्वॉल्व हो, या जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के हवाले से जिसने फ्रॉड किया हो, या कोई माल प्रैक्टिसेस किए हों, या कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा हो, या जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम करे, ऐसे शख्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। या ऐसे शख्स जो है डायरेक्टर के तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट कर रहा है, कंपनी के आर्टिकल्स के अगेंस्ट या कंपनी के किसी एक्ट जो है इसके खिलाफ काम कर रहा है, या इनसाइडर ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, या नैब में बंदा मतलूब था और प्ली बार्गेनिंग में जो है वो उसने इंटरेस्ट शो कर दिया, तो ऐसे लोग जो हैं उनको कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है डायरेक्टर के लिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है।
दुकान ने मुझे रिमाइंड करवाएगा कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो भी चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रेलेवेंट है, उसमें नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।